हेलो दोस्तों, कौशिक ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। बीएसएबी मैथ मिशन 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 10वां सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम आप लोगों को बहुपद पढ़ाएंगे जो कि इस सिलेबस का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले बहुपद का थ्योरी आप लोग समझ लीजिए कि बहुपद होता क्या है और बहुपद में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुपद का थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद, तो बहुपद का डेफिनेशन है ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो ये बहुपद का डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले आप समझिए कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक, और ये देखिए चर क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को आप पहले देखिए। बीजगणितीय व्यंजक का मतलब होता है कि जिस व्यंजक में अगर कोई भी चर, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं, अगर वो शामिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम बीजगणितीय व्यंजक। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5a + 3b, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 5 तो अचर पद है, एक होता है चर पद, एक होता है अचर पद। ठीक है, और देखिए ये जो है a, ये हो गया चर। ठीक है, अब देखिए 3 भी तो हो गया अचर। ठीक है, उसके बाद देखिए b क्या हो गया, चर हो गया। ठीक है, इसको अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं, इसको अनवेरिएबल या नॉन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए चर का मतलब होता है कि जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम 5 और a की जगह पर हम 2 दे देते हैं। ठीक है, और 3 या b की जगह पर हम 3 दे देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 19 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 5a की जगह पर अगर हम देते हैं, मान के चलिए a की जगह पर हम देते हैं 5 प्लस ये 3 का तो 3 ही रहेगा, अब b की जगह पर मान के चलिए हम 6 देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर अलग आ जाएगा, 5 25, अच्छा तरीके 18, तो 18 और 25 को जोड़िए, तो 18 और 25 तो कितना हो गया, 43 होता है शायद, 8 5 13, 3 1 4 43 होता है शायद। ठीक है, तो देखिए अचर कहने का मतलब वही है कि जिसका मान बदलते रहेगा। तो अगर कोई भी सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर ध्यान रहता है कि a का मान इतना है, b का मान इतना है, नहीं तो वो जैसे निकलता है वो बाद में समझेगा कि ये मान कितना रखेंगे नहीं रखेंगे। बस आप इतना समझिए कि अचर पद कहने का मतलब होता है कि जिसका मान बदलते रहता है। ये a की जगह पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, c भी हो सकता है, b भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसे अल्फ़ाबेट के टाइप में। तो इसको बोलेंगे चर पद, जिसका मान क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम चर पद। ठीक है, एक होता है अचर पद। जैसे देखिए अगर हम कहीं पे लिखते हैं 4, तो 4 कभी बदलेगा नहीं, 4 का मतलब 4 ही होता है। 5 लिखेंगे तो 5 का मतलब 5 ही होता है, ये बदलेगा नहीं। अगर वहीं हम a लिखते हैं तो a की जगह पर a का मान कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। कहने का मतलब है कि इसका मान बदलते रहेगा, लेकिन अचर पद जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अचर पद, इसको बोलते हैं चर पद। ठीक है, तो देखिए कह रहा है वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। कहने का मतलब है कि बीजगणित का वैसा व्यंजक, मान लीजिए बीजगणित का एक व्यंजक है 5x² 2, नहीं तो पहले ऐसे लिखिए 5x, और उसके बाद देखिए यहाँ पर है मान के चलिए 3, 5x + 3। ठीक है, तो ये देखिए ये भी एक तरह का बीजगणितीय व्यंजक है। बीजगणितीय व्यंजक वो होता है जिसमें कि कम से कम एक भी चर पद शामिल हो गया तो वो हो गया बीजगणितीय व्यंजक। तो देखिए 5 और x चर पद है तो ये हो गया बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है,
तो मान के चलिए अगर यहाँ पर हम देते हैं 5x, x पर पावर मान के चलिए 2 देते हैं प्लस 3, तो ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बहुपद। वही कह रहा है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो चर का जो ये घात होता है, चर का घात, घात का मतलब पावर, चर पे जितना पावर रहेगा वो और ऋणात्मक रहेगा, और क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, ये पूर्णांक ही रहेगा चर पर घात। ऐसे देखिए 5x पर पावर 3 प्लस 2 लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं 7x पर पावर 3, 2x पर पावर 2 प्लस 9, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुपद, ठीक है, ये सब हो गया आपका बहुपद। और x पर पावर होना चाहिए और ऋणात्मक, और वो पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x पर पावर हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, 7 × x पर पावर 1/2 नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए 5 है, तो ये बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक है। ये सब आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे हम लिखते हैं मान के चलिए 3x पर पावर 5, 4x पर पावर 4, 2x पर पावर मान के चलिए 3, उसके बाद 5, तो ये भी एक बहुपद है। लेकिन अगर यहीं पर लिखते हैं मान के चलिए हम लिखते हैं 5x पर पावर 0.2 प्लस 3, कुछ भी लिखिए, तो ये बहुपद नहीं है। क्योंकि देखिए इसके चर का घात जो है क्या है, पूर्णांक नहीं है, जो कि पॉइंट में है, तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। और ऋणात्मक मतलब और ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब कहने का है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक का मतलब होता है कि धनात्मक। तो देखिए हम ऐसा भी नहीं लिख सकते कि 5x पर पावर -2, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मान के चलिए 7 है, तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो ये सब आपको समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1-2, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। एक हो गया बहुपद ये आपका, एक हो गया x प्लस 2, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि देखिए x पर पावर कुछ नहीं है तो एक तो है ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x³ प्लस 5, ये भी एक बहुपद हुआ। अब देखिए 6x प्लस 2, ये भी एक बहुपद हुआ। तो इसी टाइप से ये सब आपका बहुपद हुआ, ठीक है। बाकी इतना चीज़ आप समझ लीजिए। इसको हम मिटाते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं रफ में, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते। ये बस आपको समझाना था कि चर क्या होता है और चर क्या होता है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए बहुपद का आपको 3 टाइप पढ़ना है आपके चैप्टर में, मतलब 3 टाइप कहने का है कि बहुपद, जैसे एक होता है रेखिक बहुपद, ठीक है, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, ठीक है, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात कहने का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 3 हो, वो हो गया त्रिघात बहुपद। देखिए पहला होता है आपका बहुपद, मान के चलिए ये रहा बहुपद, ठीक है, बहुपद के प्रकार, ठीक है, प्रकार। तो पहला में एक होता है आपका रेखिक बहुपद, ठीक है, इसको लीनियर पोलिनोमियल भी कहा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल अंग्रेजी में, ठीक है, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद कहने का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, अधिकतम कहने का मतलब है कि मैक्सिमम, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक घात। तो ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, अधिकतम ये घात है, अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, 1 हो, क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका रेखिक बहुपद, ठीक है, रेखिक बहुपद, ठीक है। इसमें देखिए एग्जाम्पल, चर का घात 1 हो, तो जैसे देखिए 2x
+3। तो देखिए चर पर घात कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो एक तो है ही, तो 2x + 3 मान के चलिए। सिर्फ आप 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2x पर पावर 1 है तो ये भी हो गया रैखिक बहुपद। अब आप लिख सकते हैं इसे भी 2x + 7, तो इसी टाइप का है। अब सिंगल भी लिख सकते हैं x + 2, तो ये भी आपका हुआ रैखिक बहुपद। तो इसी टाइप से आपका हो गया ये रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहने का मतलब है कि जिसके चर का घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा एक होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात देखिए नाम से ही पता चला द्विघात, जिसका घात 2 हो वो कहलाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इस पर लिख दीजिए वैसा बहुपद या ऐसा बहुपद, जो भी लिखना चाहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर का घात क्या हो 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का आप एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। द्विघात कहने का मतलब है कि जिस बहुपद के चर का घात कम से कम कितना हो 2 हो। तो 2 कहने का मतलब है, जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं, अभी आपको बताए थे कि घात क्या होता है, चर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जैसे है x², तो ये भी हो गया एक द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए x² + 5, ये भी हो गया एक द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए इसका एक लिख सकते हैं आप x², यहाँ पर कुछ दे दीजिए 3x² + 2x - 5, ये भी हुआ आपका द्विघात बहुपद। उसके बाद देखिए आप लिख सकते हैं 5x² + 2x - 7, इसी टाइप से आपका हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 2 हो, या जिसके चर का अधिकतम घात, जिसके चर का यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए अधिकतम, क्या अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा उसका घात नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर घात कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, उसके बाद 1 है। तो 2 के बाद आप एक घात लिख सकते हैं, कम वाला जा सकता है, लेकिन 2 से पहले तो ये उल्टा पुल्टा भी रह सकता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के टाइम में सीधा करना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पर 7 + 2x + 3x², तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करने के टाइम में हम इसको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है, etc, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। तीसरा होता है एक त्रिघात बहुपद। क्या होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब है कि जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जिस तरह से देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का घात अधिकतम 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में हो जाएगा ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिघात बहुपद कहने का मतलब है कि जिसके चर का अधिकतम घात 3 होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 7x पर पावर 3 + 5x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 या 2x भी दे सकते हैं। उसके बाद दे सकते हैं इसको
5। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। पहले 3 वाला लिखिए, उसके बाद 2 वाला लिखिए, उसके बाद 1 घात वाला लिखिए, उसके बाद अचर पद लिखिए, ठीक है, लास्ट में। तो ये होता है एक बहुपद का एक फॉर्मेट होता है। तो इस टाइप के इसको तीनों लिख देंगे, ABC पर एक इस टाइप का होता है, तो उसको हम लिख देंगे, ठीक है। पहले ये आप समझिए, जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो। तो देखिए इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। देखिए इसमें, देखिए इसमें चर का अधिकतम घात 3 है और उसके बाद एक अचर पद है, तो ये भी बहुपद ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर x³ भी लिख सकते हैं, x³ + 5 x³, यहाँ पर x³ + 7x + 3। तो मतलब कहने का है कि जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 2 घात लिखिए, 1 घात लिखिए, घात नहीं लिखिए, अचर पद लिखिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये x के जगह पर y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर x और y ही रहता है। x यहाँ पर x के जगह पर y रह सकता है, x रह सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, तो उससे मतलब नहीं है, वो चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तीनों हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एक गणित में जो फॉर्मेट होता है, जो आपके बुक में दिया रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। ये रहा आपका एग्जाम्पल। और देखिए इसका बुक में फॉर्मेट ऐसे रहता है, इसको आप मान लीजिए ax + b + c भी कह सकते, ठीक है। तो एक ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नहीं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए ax इंटू ax प्लस डायरेक्ट लिखिए आप c, ठीक है। नहीं तो यहाँ b भी दे दीजिए, क्योंकि b की जगह पर अगर कुछ नहीं रहेगा तो b + c, ठीक है। तो ये एक आपका बुक में रहता है इस टाइप का। तो और देखिए यहाँ पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो ये बहुपद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a कौन होगा, इसमें देखिए 2x + 7। तो 2x + 7 में a कौन होगा, a तो होगा ये 2, x के जगह पर तो x है ही। और उसके बाद देखिए b ये हो गया 7। अगर b नहीं है तो मान के चलिए b नहीं है, तो ये लास्ट वाला अचर पद है, मान के चलिए ये। लेकिन इस टाइप में तो यही होगा, या तो b होगा या c, आप दोनों में से एक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए ax + c, ठीक है। तो देखिए अगर ये c है तो c की जगह पर तो 7 है, तो ये तो अंतिम में तो अचर पद आता ही है, या नहीं भी आता है, वो कोई उसमें वो फिक्स नहीं है कि अचर पद आएगा ही, ठीक है। देखिए a के जगह पर अगर आप 0 दे दीजिएगा, उसके बाद x से गुना कीजिएगा, तो ये a × x 0 हो जाएगा। तो ये कोई बहुपद होगा ही नहीं। ये तो ना ही 1 पावर का लायक रहेगा, ना ही 2 पावर का लायक रहेगा, ना ही 3 पावर का लायक रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। और a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में जैसे देखिए x का अधिकतम पावर जिसका चर का अधिकतम घात 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए अगर ये कितना है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट होता है ax⁻2 + bx + c, ठीक है। ये होता है आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं a does not = 0, ठीक है। या नहीं तो a 0 के बराबर नहीं है, उसको बराबर नहीं का निशान बोलते हैं। बराबर को देख करके काट देते हैं तो बराबर नहीं का निशान उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मेट हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो ये एक इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीनों, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें 1 2 है, जैसे बहुपद का शून्यांक है, और उसके बाद बहुपद का गुणांक है, तो ये आपको बता देंगे। उसके बाद एक क्या बोलते हैं उसको, आलेख होता है, जिस आलेख में आपको बहुपद का क्या बोलते हैं शून्यांक को खोजना रहता है, ठीक है। कि बताइए कि इस बहुपद में, इस आलेख में इस बहुपद के कितने शून्यांक है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और वो समझा के तब नेक्स्ट वाले क्लास से हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए
त्रिघात बहुपद तक तो आप समझ गए। अब देखिए एक होता है बहुपद का शून्यांक। शून्यांक कहने का मतलब है कि उस बहुपद के बराबर आप शून्य कर दीजिए और उसके बाद जो उसका 2 शून्यांक आएगा या 1 शून्यांक आएगा उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। और उसी को एक होता है ग्राफ में ढूंढिए कि इस बहुपद का कितना शून्यांक है, जैसे हम बताएंगे आपको तब पता चलेगा, ठीक है। तो इतना तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए एक होता है बहुपद का शून्यांक, ठीक है। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, मान के चलिए ये है आपका एक संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा आप तो पढ़े होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है धनात्मक, इस साइड लेफ्ट साइड होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पर इसको एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसे खींच दीजिए लाइन, ठीक है, एक ऐसे खींच दीजिए। इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं, आलेख भी बोलते हैं, ग्राफ भी बोलते हैं, जो बोलिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आलेख बोलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक होता है वाई, ऊपर में वाई पॉजिटिव होता है, नीचे में वाई नेगेटिव होता है, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं। तो देखिए एक्स इस साइड पॉजिटिव मतलब दायां साइड पॉजिटिव और वाई ऊपर के तरफ पॉजिटिव और वाई नीचे की तरफ नेगेटिव और एक्स बायां के तरफ नेगेटिव मतलब लेफ्ट के तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर 0 है, सबका 0 है, सभी का, जैसे इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर मान के चलिए हम देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर देखिए -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए नीचे में हम देते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऊपर हम देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्नावली 2.1 में पहला चैप्टर यही है, इसी टाइप का ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। उसमें मान के चलिए ऐसे रहेगा, एक्स अक्ष को मान के चलिए ऐसे काट रही है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ काट रही है, ये तो एक्स नेगेटिव को काट रही है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए तो अगर मान के चलिए ऐसे काट रही है, ठीक है, तो इसका कितना हो गया शून्यांक 2 हो गया, एक हो गया -3, एक हो गया यहाँ पर -1 था ना, हाँ एक हो गया -1, ठीक है। तो इसी टाइप का है, मान के चलिए ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई और ये रहा वाई डैश, ठीक है। तो मान के चलिए एक ऐसे गया है ग्राफ, मान के चलिए एक ऐसे रेखा काट रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलेगा कि बताइए कि इसका शून्यांक कितना है, ठीक है। तो देखिए इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा, एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा उसको बोलते हैं शून्यांक। तो देखिए इसमें कितना है शून्यांक, इसका 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 है, ठीक है। 1 शून्यांक है, ठीक है, शून्यांकों की संख्या 1 है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप, इसी टाइप का रहेगा। तो कल जो सवाल बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, इसको बस आप समझ लीजिए वैसे इसी टाइप का रहता है और इसको आलेख बोलते हैं या ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इसको चतुर्थांश भी बोल सकते। देखिए ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए एक होता है आपका शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। मेन चीज़ ये है, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आपको सवाल बनाने के लिए तो जिसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए किसी बहुपद का कम से कम 2 शून्यांक होता है, जिसको बोलते हैं एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शून्यांक आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा शून्यांक क्या है, ठीक है। तो कल बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि शून्यांक क्या है, कल वाला क्लास देखिएगा तो, ठीक है। शून्यांक करने का मतलब होता है किसी बहुपद का जो है शून्यांक, किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, मान के चलिए यहाँ पर प्लस लिखिए 4x, यहाँ पर लिखिए आप 6 लिखिए, ठीक है, प्लस में। तो देखिए शून्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका गुणनखंड करना पड़ता है, जिसको आप फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है 6 का
तो देखिए फैक्टर निकालने के लिए पहले देखिए यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है तो एक तो है ही, तो इसको गुना कीजिए तो 1 गुने 6 कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। तो 6 का आप एलसीएम लेकर देखिए एक बार साइड में, इससे आपको फैक्टर निकालने में आसानी होगी। वो कैसे आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 से लगाते हैं तो कितनी बार में गया 3 बार में गया, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं शायद 6, यहाँ पर 4 इसको बनाना है तो 4 आप किस तरह से बना सकते हैं, एक बार 6 ले सकते हैं, एक बार 1 ले सकते हैं। तो इस टाइप का नहीं होगा। इसमें थोड़ा जो है ना शून्यंक निकालने में थोड़ा ये बहुपद जो है आपको दिमाग में बैठा के देना पड़ता है क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए हम 3 देते हैं, x² मान के चलिए 3 दिए, तो इसको गुना करेंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 6 आता है, इसको जोड़ने घटाने से 3 आ रहा है 6, ये 5 देते हैं तब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 देते हैं तो इसको लिख सकते हैं x² 2x + 3x + 6, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, मान के चलिए ये आपका बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद में जो है वैसे तो ऐसे एग्जाम्पल देने में थोड़ा दिमाग लगा के देना पड़ता है, किसका गुणनखंड हो जाता है। गुणनखंड नहीं होता तो भी निकलता है उसका शून्यंक, लेकिन इस चैप्टर में आपको गुणनखंड निकाल करके देखना पड़ेगा कि इसका शून्यंक क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए मान चलिए ये बहुपद है आपका, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए पहले देखिए इसको और इसको गुना कीजिए, तो इसके साथ में जो अचर पद है, तो अचर पद इसके साथ में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 गुने 6 कितना हुआ 6 हुआ। 6 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 या 3, ठीक है। 2 से लगाएं तो 3 बार, 3 दूनी 6। तो अब देखिए अगर यहाँ पर इस 5 को 2 भाग में बांटना है, ठीक है, और 2 भाग में बांट करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। जोड़ने पर ये 2 भाग में इसको बांटिए और बांट करके इसका रिजल्ट भी 5 ही के बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 2x + 3x, तो 2x + 3x मिला करके कितना हुआ 5x, ठीक है। तो 5x हुआ तो ये 5x के बराबर है। और देखिए अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो इस 6 के बराबर आ रहा है। 6 के बराबर क्या, अगर इसके साथ जो गुना कीजिएगा, मान के चलिए 1 गुने 6 है तो 6 आया। तो अगर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये 6 के बराबर आना चाहिए। मतलब जितना गुना करके आप देखिएगा इसमें गुणनखंड निकाल के, गुणनखंड निकालने से आपको जो है फैक्टर गुणनखंड करने में आसानी होती है, इस तरह से आपको लघुत्तम निकाल के, ठीक है। तो देखिए अब देखिए 3 2 5 x तो 5x ये हो रहा है। अब देखिए इन दोनों गुना करते हैं, 3 दूनी 6, तो 6 के बराबर आ रहा है ना, 1 गुने 6 तो 6 ही होगा ना, 6 के बराबर आ रहा है ना। तो इससे ये होता है कि आपका फैक्टर सही निकलता। अब देखिए इसको अलग कॉमन लीजिएगा, इसको अलग कॉमन लीजिएगा 2 पार्ट में, जैसे इसको अलग इसको अलग। तो अब देखिए यहाँ पर x² + 2x में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसको बराबर कीजिए, यहाँ पर लिखिए x कॉमन लिए इसमें से, तो यहाँ पर कितना बचा x + 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम मान के चलिए यहाँ पर लेते हैं हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 दोनों में है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 दूनी 6, 3 का 2 पार्ट इसमें है, तो 3 गुने 2 इसमें है ना, इसमें भी 3 है, 3 गुने x, तो इसीलिए इसमें से हम 3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ पर प्लस में है 6, तो 6 में से 3 निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो देखिए अगर गुणनखंड करने के बाद ये दोनों कोष्ठ में जो आ रहा है, ये कोष्ठ छोटी कोष्ठ में, ठीक है, अगर ये दोनों सेम आ जाता है, ठीक है, सेम, जैसे ये x + 2 है, ये भी x + 2 है, तो इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है, ठीक है। तो सही है तो इसका शून्यंक अब निकल जाएगा। देखिए शून्यंक निकालने के लिए पहले इसको आप लिखिए, फिर बराबर में एक स्टेप, इसको आप x + 2 और x + 2, तो 2 सेम ही है, तो 2 सेम में से एक आप कोई भी ले सकते हैं। तो x + 2 x + 2 दोनों तो बराबर ही है, तो एक कोई ले लीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x + 2, एक हो गया आपका x, ये देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो इस प्लस के चिन्ह के साथ 3 को ले लेंगे, तो x + 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका गुणनखंड, जिसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब शून्यंक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। तो जैसे देखिए x + 2 = 0 हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर हो जाएगा ये 0 और 2 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2, तो 0 में से -2 गया तो -2 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया पहला। इसका देखिए x + 3 को 0 के बराबर कीजिए,
तो अगर x प्लस 3 को 0 के बराबर कीजिएगा, तो अगर x इधर है 3 प्लस में है, तो अगर 3 को इस साइड भेजिएगा बराबर के इस साइड, तो ये 3 माइनस में हो जाएगा, 0 या -3, तो -3 ही होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे अब x बराबर -3। ठीक है, तो आपका शून्यांक क्या क्या हो गया, एक हो गया -2 और एक हो गया -3। ठीक है, तो 2 शून्यांक निकला इसका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यांक बराबर एक क्या क्या हो गया, एक हो गया -2, एक हो गया -3। ठीक है, तो ये होगा शून्यांक। ठीक है, आप इसको शून्यांक को अल्फा और बीटा से भी लिख सकते हैं। जैसे 2 आया है, शून्यांक अगर 2 आएगा तो एक को आप बोल दीजिए अल्फा, एक को आप बोल दीजिए बीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। इसको एक की तरह भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं अल्फा को, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए अल्फा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए अल्फा, ये रहा आपका बीटा, बी को इधर थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ये हो गया बीटा। ठीक है, इसको अल्फा बीटा बोलते हैं, बस कुछ नहीं, ये नाम दिया गया शून्यांक को दर्शाने के लिए, अल्फा बीटा, वैसे कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए अल्फा बराबर हो गया -2, बीटा बराबर -3। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी थोड़ा इसमें बच गया है, क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, तो ये दोनों करा देंगे। उसके बाद एक सत्यता की जांच है, तो ये फार्मूला भी आपको लिखा देंगे कि अगर 2 शून्यांक अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो बहुपद लिखने के लिए बोलेगा, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये एक बच गया है। और एक बच गया शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकाल करके उसको सिद्ध करना है, और ये देखना है कि शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है फार्मूला, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है फार्मूला बहुपद में। ठीक है, तो ये करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 2.1, तो 2.1 में सिर्फ 5-6 सवाल है, तो उसको कराने में कम टाइम लगेगा, तो इसका जो थ्योरी अब बच गया है वो अगले वाले सेशन में हम करवा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।